बहुत सारे कारनामे किए हैं। देश का यह सुदूर दक्षिण प्रदेश का इलाका मध्य भारत से पूरे भारत को नई दिशा देने की कोशिश करता हुआ तमिलनाडु में टीम आगे बढ़ती हुई, उसके बाद चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की ये टीम आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ अपने विकास और अपने व्यवस्थित स्थिति के कारण पूरे देश भर में जाना जाता है। उसके ठीक पीछे है उत्तर प्रदेश, जहां कई धार्मिक स्थल है, नदियों का संगम प्रयागराज है, काशी विश्वनाथ मंदिर, और उसके ठीक पीछे उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जिसे हम सब जानते हैं, चारों धाम की धरती उत्तराखंड के गाड़ी आगे बढ़ते हुए और मुख्यमंत्री के पास से गुजरती पश्चिम बंगाल, बंगाल का गौरवमय इतिहास, बंगाल का सुप्रसिद्ध निकाय रसगुल्ला हम सबको लुभाता है। आपला देश आमरा अभिनंदन तुलसी। और सबसे अंत में बिहार के लिए मेजबान बिहार, बदौलता बिहार, हमारा बिहार, हम सबका बिहार, 10 करोड़ बिहारी का बिहार, हिंदुस्तानियों का बिहार, पूरी दुनिया का श्रीमान बिहार। जहाँ भी जंगल में है रहकर समृद्ध बिहार, समर्थ बिहार, ऐतिहासिक सौराज सरकार है हमारा। जोश, उमंग, उत्साह हर तरफ न सिर्फ खिलाड़ियों के जज्बे में बल्कि दर्शकों के जज्बे में, और सबका आगाज होगा अपने कुछ ही क्षणों में। 61वीं BN मालिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता में और पटना वासियों के लिए खास मौका है। आज से लेकर आगामी 21 तारीख तक वो आनंद ले सकेंगे विभिन्न मैचों का। पुलिस महानिदेशक श्री अभयानंद जी, प्रधान सचिव गृह हेलो श्री आमिर सुभानी जी, हाँ ठीक है कोई यहाँ उपस्थित हाँ अन्य सभी पुलिस पदाधिकारीगण और देश के विभिन्न राज्यों से और विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है आज इस अवसर पर आपके बीच उपस्थित होने पर। ये 60वां BN मलिक मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और जैसा कि DGP ने बताया, अनेक वर्षों के बाद बिहार को इसकी मेजबानी का अवसर मिला। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक अच्छे मेजबान साबित हों और हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि इस प्रकार के अखिल भारतीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। कुछ समय पहले 60वीं अखिल भारतीय पुलिस खेल वॉलीबॉल क्लस्टर की मेजबानी का मौका भी बिहार को मिला था और अगले मार्च में 61वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स स्पर्धा की प्रतिस्पर्धा की भी मेजबानी का मौका बिहार को मिलने वाला है। तो अब खेल कूद के क्षेत्र में पुलिस के माध्यम से भी कई प्रकार की गतिविधियां शुरू हुई है और यही नहीं, अब बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी
खेलों का आयोजन शुरू हुआ है। बिहार में ये चीजें नहीं हो पा रही थी और हम लोगों की इच्छा है कि इस प्रकार के खेल कूद प्रतियोगिताओं का ज्यादा से ज्यादा आयोजन हो, हम खेल कूद को बढ़ावा दें और इसी दृष्टिकोण से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। उसमें और कुछ काम हो रहे हैं ताकि हर प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो सके। ये बहुत पुराना स्टेडियम है, मोइनुल स्टेडियम। बीएमपी के पास भी एक मिथिलेश स्टेडियम है। बीएमपी के स्टेडियम का भी विकास किया जा रहा है और कंकड़बाग में पाटलिपुत्र खेल परिसर का उद्घाटन हुआ है, जिसका हमने जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की कोशिश हुई है। हम इस प्रकार के बुनियादी ढांचा का विकास खेल के क्षेत्र में करना चाहते हैं और खेल कूद को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। बिहार में नौकरियों में भी खिलाड़ियों को अवसर दिया जा रहा है, उसके लिए हमने एक नीति बनाई है और अच्छी खासी संख्या में खिलाड़ियों ने नौकरी प्राप्त की बिहार सरकार की पिछले कुछ वर्षों में। कल ही हम लोगों ने एक निर्णय लेकर उसको और बेहतर बनाया है। बिहार के खिलाड़ी और अच्छे ढंग से उसका लाभ उठा पाएंगे और जो खेल रहे हैं या पिछले 2-3 वर्षों में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, उन्हें नौकरी का अवसर बिहार सरकार में प्राप्त होगा। तो उस हद तक कल ही मंत्रिमंडल ने संशोधित किया है। पुलिस में भी हम चाहते हैं कि प्रतिभाशाली और ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को स्थान मिल सके। इसलिए हमने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि प्रतिभाशाली और ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के विशेष कोटा के अंतर्गत बिहार की पुलिस के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करें। और मुझे गृह सचिव ने बताया है, पुलिस महानिदेशक ने भी बताया है कि अंतिम चरण में है। मुझे खुशी होगी अगर पुलिस के लिए ये खेल नीति बनकर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और जो मार्च महीने में एक दूसरा टूर्नामेंट एथलेटिक्स का आयोजित होगा उसके पहले वो नीति लागू हो जाए। तो मुझे बेहद खुशी होगी और पुलिस में भी लोगों को अवसर मिले, चाहे वो ओवर निरीक्षक का पद हो या कांस्टेबल का पद हो, हर पद पर सीधी नियुक्ति का अवसर प्रतिभाशाली और ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को मिल सके, जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और बिहार पुलिस के खेल का स्तर और भी ऊंचा होगा। एक तो ये हम लोगों का विचार है और दूसरी बात है जहां इस परिसर में हो रहा है, अब ये पुराना स्टेडियम है, इसमें रखरखाव भी नहीं हुआ करता था। अब तो यहाँ कुछ गतिविधियां भी शुरू हुई है। जिस समय बना होगा उस समय के हिसाब से तो ठीक है, तो लगभग 70,000 की कैपेसिटी इसकी है, लेकिन अब ये पुराना पड़ गया और एक मांग होती रहती है कि इसको बेहतर बनाया जाए, उच्च स्तर का बनाया जाए। तो अगर इसको बेहतर बनाना है, उच्च स्तर का बनाना है, तो इसमें तो कुछ सुधार करके वो संभव नहीं। इसके लिए तो इस स्टेडियम को डिमोलिश करके और नए डिजाइन का स्टेडियम हम सब लोगों को बनाना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। खेल मंत्री जी बहुत उत्साहित हैं और अब हमारे प्रधान सचिव भी आ गए, उनका
भी संबंध खेलकूद से है अनिल कुमार सिंह जी का, तो उनको पूरा विश्वास है कि ये परसू करेंगे। मैं तो चाहता हूँ अभी हाल में विधानसभा में भी माफ करेंगे, अभी हाल में जब हम लोगों का रिपोर्ट कार्ड हम पेश कर रहे थे पिछले साल का, तो वहां भी पेश करने के बाद जो पत्रकार वार्ता चल रही थी, तो वहां भी पत्रकार मित्रों ने ये सवाल पूछा और ये सुझाव भी दिया। पिछली बार भी वो पूछ रहे थे और सुझाव दे रहे थे, तो हम तो ये चाहेंगे कि फिर अगली बार रिपोर्ट कार्ड पेश करते वक्त किसी तरह का सवाल न आवे और फिर हमको गोल मोल जवाब न देना पड़े। इसलिए इस बीच में इसका निर्णय कर लेना चाहिए और इस पर काम शुरू करना चाहिए और चीज बने तो बेहतरीन बने, ताकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच हो सके, क्रिकेट मैच हो सके, इस स्तर का इसको बनाइए। हम चाहते हैं इसमें हर जगह हमने बुनियादी ढांचा के निर्माण पर, विकास पर जोर दिया, सड़क पर, पुल पर, अनेक चीजों पर हम लोगों ने जोर दिया, बिजली पर जोर दिए। तो उसी तरह से हमारे नई पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि खेल कूद के जगत में उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिले। अब पहले से ज्यादा पैसा हम खेल कूद के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। खेल के लिए, विभिन्न खेलों के लिए अब एक सालाना कैलेंडर जारी होता है, उसके मुताबिक कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। और मैं चाहता हूं विभिन्न जिलों में एक बात की मुझे खुशी होती है कि जब हम ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो वहां लोग मांग करते हैं खेल के मैदान। अगर कस्बों में और शहरों में हम जाते हैं तो मांग करते हैं स्टेडियम। तो ये कोई मामूली बात है, इसको मैं बहुत ही सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखता हूँ। लोगों की इच्छा क्या है, आकांक्षा क्या है? सबको ऐसा लगता है कि बिहार बदल रहा है, तो हर क्षेत्र में ये परिलक्षित होना चाहिए। तो खेल में जिनकी अभिरुचि है उनको ऐसा लगता है कि अगर खेल मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण नहीं हुआ और विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हुआ, प्रतिस्पर्धाएं नहीं हुई, तो फिर उनको आगे बढ़ने का मौका कहां से मिलेगा? एक एक खिलाड़ी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनने की संभावनाएं मौजूद है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें अवसर प्रदान करें और माहौल बनाए। तो मैं तो चाहता हूं, और अब खेल कूद के मामले को देखने वाली मंत्री, कला संस्कृति और युवा मामलों की मंत्री शुक्ला पांडे जी प्रोफेसर रही हैं, तो बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जिनको कहा है कि एक इंस्टीट्यूट हम बनाना चाहते हैं। 2 साल से हम कह रहे इंस्टीट्यूट बनाइए। खेल के क्षेत्र में हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और खुशी हो हमारे बिहार के खिलाड़ी बेहतर करें, बेहतर प्रदर्शन करें और ये राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, इससे माहौल बेहतर होता है, सकारात्मक माहौल बनता है। क्योंकि कहा गया है अगर हम बच्चे के हाथ में फुटबॉल या क्रिकेट का गेंद नहीं देंगे तो उन हाथों में पत्थर आएंगे और कोई ठिकाना नहीं है उन हाथों में हथियार आ जाए। ये तो हम सबों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे वाली पीढ़ी के हाथ में क्या सौंपना चाहते हैं। कि हाथ में हम कलम सौंपना चाहते हैं, गेंद सौंपना चाहते हैं खेलने के लिए, व्यक्तित्व के पूर्ण रूप से विकास करने के लिए, या फिर हम उसको यूं ही छोड़ दें तो ढेला पत्थर से शुरू करके बम गोला तक चले जाएंगे। तो फिर जो हमारा सपना है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली है, फिर से हम उस स्थान को प्राप्त करेंगे। दुनिया के ज्ञान का केंद्र ये बिहार रहा है, हम फिर से अपने बिहार को तो शिक्षा के उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं
और देश की प्रगति में योगदान करना चाहते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में खेल कूद की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैं आप सबको इतना ही आश्वस्त करूंगा कि किसी न किसी तरफ से पैसे का प्रबंध किया जाएगा। आप सब योजना बनाएं और खेल के लिए बेहतर माहौल बनाएं, बेहतर सुविधाएं जुटाएं, ताकि हम सब लोगों को प्रसन्नता हो सके कि हर क्षेत्र में, हर प्रकार के खेल में बिहार के लोग आगे दिखाई पड़े और देश भर के लोग इस बिहार में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए आए। आज जितनी टीमें आई हैं, विभिन्न राज्यों से टीमें आई हैं और केंद्रीय विभिन्न प्रकार के संगठनों से, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, बीएसएफ की हो, एसएसटी की हो, अन्य जो हमारे संगठन हैं उनकी टीमें आई हुई है। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पर आए हैं, आप ठीक ढंग से खेल पाए, आपके रहने सहने का इंतजाम बेहतरीन हो। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेहतर विद्वान साबित हों और अभी पिछले कार्यक्रम में बिहार पुलिस बेहतर विद्वान साबित हुई है और मुझको ऐसा विश्वास है कि जो बेंचमार्किंग इन्होंने पिछले प्रतियोगिता के दौरान स्थापित की है, उससे कुछ बेहतर ही करेंगे, कभी शिकायत का मौका न देंगे और कोई जीते कोई हारे, खेल कूद जारी रहना चाहिए। लोग खेलते हैं जीतने के लिए, अगर नहीं जीत पाते हैं तो फिर पूरे उत्साह पे लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीते, अगली बार जीत कर दिखाएंगे। यही भावना, यही जज्बा आपके मन में कायम रहे और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी यही जज्बा आ सके, यही हमारी कामना है। तो इस अवसर पर, और आज का दिन विशेष दिन भी है, आज 12 दिसंबर 2012 है, संक्षेप में 12-12-12 है। ये जो आज का दिन है, ये फिर 1000 साल के बाद आने वाला है, इस प्रकार का 12-12-12। तो हम लोग खुशकिस्मत है कि आज के दिन इस प्रकार के आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं, बिहार पुलिस को मेरी शुभकामनाएं हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। ये मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता 2012 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। रंग-बिरंगे बैलून, पटाखों की आवाज सचमुच गौरवमय दिन। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने फुटबॉल प्रैक्टिस करते हुए एक इस मैच का उद्घाटन आइए और सभी मीडिया कर्मी इसे अपने कैमरों में प्रदान करेंगे। रुकिएगा हम बताना चाहेंगे ये खूबसूरत पेंटिंग एक महिला द्वारा तैयार की गई है। इनके द्वारा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर सृजनी चलाया जाता है। महिलाओं द्वारा ये खूबसूरत पेंटिंग को तैयार किया जाता है। सभी जोरदार ताली जरूर बजाएं। ये तो आपका फील्ड है, अभी को न दीजिएगा। जो मधुबनी पेंटिंग है, खूबसूरत पेंटिंग, एक जोरदार तालियों के साथ फिर से हम वेट कर रहे हैं श्री अभ्यानंद जी। और अब डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था कि भारत पाकिस्तान का एका कायम हो। उस भारत
दिसंबर 1912 और आज यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। क्या कर रहा है? वही कर रहा है जो कर रहा है ऐसा पीछे माननीय सभापति महोदय, माननीय इस अवसर पर भी आपका स्वागत है सबका। और मैं माननीय रामचंद्र बाबू से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई धन्यवाद महोदय।
उपाध्यक्ष और विधान परिषद के पूर्व सभापति आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार जी, विधान परिषद के माननीय सभापति जनाब सलीम परवेज साहब, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति आदरणीय ताराकांत झा जी, श्रद्धेय रामाश्रय बाबू, कुमार जी, हमारे साथ पाकिस्तान की यात्रा पर गए शिष्टमंडल के यहाँ उपस्थित सदस्यगण, माननीय मंत्री कला, संस्कृति और युवा मामले श्रीमती प्रोफेसर सुधा पांडे जी, माननीय उपसभापति जो यहाँ मौजूद ही हैं, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब नौशाद अहमद साहब, खुदाबख्श लाइब्रेरी के निदेशक जनाब मोहम्मद इम्तियाज अहमद साहब, माननीय मोहम्मद अब्बास साहब, मुख्य सचिव श्री ए.के. सिन्हा जी, प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री अमिर सुभानी जी, श्री अतीश चंद्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद के यहाँ उपस्थित माननीय सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं सभापति महोदय का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान यात्रा के संस्मरण सुनाने का अवसर दिया है। इसके पहले भी जब आदरणीय पंडित ताराकांत झा जी सभापति थे तो उन्होंने ये परंपरा प्रारंभ की, और जब मैं भूटान से लौटा के बाद और जब चीन यात्रा से लौटा उसके बाद इसी सभागार में संस्मरण सुनाने का अवसर प्रदान किया। उसी परंपरा को आगे जारी रखते हुए अवधेश बाबू ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कसूर मेरा है कि लौटने के कुछ सप्ताह के बाद ये कार्यक्रम निर्धारित हो सका। अवधेश बाबू ने तो लौटते ही मुझको कह दिया था। फिर आज की तारीख को ये अवसर मिला, ये संयोग है, और जैसा इन्होंने जिक्र किया आज तीनों 12 ही है, दिन भी 12, महीना भी 12, साल भी 12, तो भी एक संयोग है। मैं कहां से शुरू करूं और किन किन बातों का जिक्र करूं, इसको लेकर मन में थोड़ी दुविधा है। यात्रा की पृष्ठभूमि बन गई थी और उन्हीं दिनों पाकिस्तान का एक संसदीय शिष्टमंडल बिहार आया। संसदीय शिष्टमंडलों का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, एक अरसे से हो रहा है, लेकिन पहली बार पाकिस्तानी संसदीय दल ने अपनी ख्वाहिश प्रकट की कि वे पटना जाएंगे।
वो यहाँ आए और हम लोगों से भी उनकी बातचीत हुई, अन्य लोगों से भी मुलाकात हुई, खुदा बख्श लाइब्रेरी भी वे गए, अनेक लोगों से उनको इंटरेक्ट करने का और बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला था। जब वे लोग आए तो अपने साथ पंजाब के मुख्यमंत्री का निमंत्रण पत्र भी लेते आए और वो एक ऐसा संसदीय दल था जिसमें सभी पार्टी के प्रतिनिधि थे और उनके महत्वपूर्ण लोग थे। तो अवामी पार्टी के भी लोग थे, उन लोगों ने भी मुझको पेशावर आने का न्योता दिया था और सिंध के मुख्यमंत्री का निमंत्रण भारत सरकार के चैनल से मुझे प्राप्त हो चुका था। तो यात्रा की पृष्ठभूमि बन गई और मेरे मन में भी इच्छा थी कि पाकिस्तान जाएं। जैसे भूटान और चीन जाने की इच्छा थी, यूं आने का न्योता तो अनेक देशों से मिलता है, लेकिन मेरी कोई बहुत बड़ी दिलचस्पी दूर के देशों में नहीं है। यूरोप अमेरिका तो इतने लोग जाते हैं और नेट की इस दुनिया में सब चीजों की जानकारी लोगों को रहती है, लेकिन अपने पड़ोस के मुल्कों में जरूर जाने की इच्छा होती है या उन स्थानों पर जाने की इच्छा होती है जहां से कुछ जानने की या वहां की चीजों को देखने और समझने की इच्छा होती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो हम लोगों के जन्म के पहले बन गया, लेकिन कैसे बन गया पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, ये हम लोग अपने बचपन के दिनों में सुना करते थे तो लोगों के मुंह से। मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मैं बच्चा था तो घर में इन बातों की चर्चा होती थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था, राजनीतिक लोगों का। और आजादी मिली थी, इसलिए उन दिनों जो हम लोगों का बचपन था उस समय इन बातों की चर्चा घर घर में और अनेक जगहों पर होती रहती थी, इसलिए जानने का मौका मिलता था। 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, ये सब, और किस तरह से जब युद्ध होता था तो ब्लैकआउट होता था और लोगों को कहा जाता था कि अपने सारे खिड़की पर और ऊपर में अगर कोई जगह हो तो रोशनी बाहर न निकले। तो बचपन में हम लोग देखते थे कि अखबार को ही साट दिया करते थे लोग कि कहीं से कोई बाहर रोशनी न जाए और जो वायु हमला हो रहा वहां से कहीं ये न पता चले कि यहाँ कोई बसावट है और बम का गोला गिर जाए। तो इन सब चीजों को हम लोग सुनते रहे हैं उन दिनों से और बहुत बहस होती रही है, कुछ पढ़ने का भी मौका मिला था। तो पाकिस्तान जाने की जिज्ञासा अनेक कारणों से थी, इच्छा थी, पाकिस्तान को जानने की जिज्ञासा थी, जाने की इच्छा थी। इसलिए जब ये अवसर मिला तो हमने सोचा कि जरूर जाएं। हम पहुंचे, उसके बारे में, यात्रा के बारे में, पड़ावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। उन बातों को मैं दोहराऊं उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी थोड़ी बहुत जिनको हमारे डेलीगेशन की पाकिस्तान यात्रा में थोड़ी भी दिलचस्पी थी तो वो इन चीजों से अवगत हो रहे थे समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया से, इसलिए हर पड़ाव का जिक्र करने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। लेकिन मन में इच्छा थी और इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ ये बात सामने आई जब मेरी यात्रा
तय हो गई, वहां जाने का कार्यक्रम विस्तृत रूप से बन गया, तो उन्हीं दिनों मुझको मालूम हुआ कि शायद पंजाब के मुख्यमंत्री को छोड़कर, तो पंजाब तो 2 हिस्सों में बटा था। अमृतसर से लाहौर की दूरी 50 किलोमीटर की है और वही जीटी रोड है। उसका एक हिस्सा हिंदुस्तान में, एक हिस्सा पाकिस्तान में। तो पंजाब के मुख्यमंत्री को छोड़ करके शायद किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा पाकिस्तान में नहीं हुआ। इसको लेकर मन में एक और थोड़ी उत्सुकता थी, और वहां जाने के बाद जो अनुभव हुआ, जिस प्रकार का हम लोगों ने स्वागत किया, जिस तरह का व्यवहार, जिस प्रकार का अपनापन दिखाया, और कोई एक जगह नहीं, जहां भी जाने का अवसर मिला। हम लोग कराची पहुंचते हैं, लेकिन पहले दिन जो यात्रा शुरू होते ही एक मन में खटका लगा, उसको मैं जरूर साझा करना चाहता हूं। हमने लाहौर और अमृतसर के बीच की दूरी का जिक्र किया। कराची का, कराची भी तो पास है। वहां जाने के लिए दिल्ली से सप्ताह में 1 दिन ही हवाई सेवा, और मुंबई से 2 दिन की सेवा। मुंबई तो बगल है, उनका पास है। इसलिए हम लोगों का जो दिन तय हुआ, उस दिन कराची जाने का सीधा कोई साधन नहीं था, तो हम लोगों को दुबई जाना पड़ा। कराची होते ही ऊपर से ठीक नीचे उसके कराची था, उसी रूट में आगे दुबई जाकर फिर दुबई से लौटकर कराची आना पड़ा। तो ये मन को जरूर खटका लगा कि भाई हम पास जाने के लिए पहले दूर जाते थे और तब वहां आते, और वहां जाने के बाद में यही पता चला कि वहां के लोगों को भारत के बने सामानों के बारे में, सामानों के प्रति बहुत आकर्षण है। यहां पता नहीं लोग क्या भ्रम पालते हैं, लेकिन वहां भारत की बनी चीजों का इस्तेमाल करने की इच्छा लोगों की। और अनेक जगहों पर लोगों ने कहा कि साहब ये सारा माल हम लोगों को दुबई के माध्यम से मिलता है। तो मुझको लगा कि भाई जाना और उपयोगी था, जहां इस तरह के भाव। तो एक खटका लगा कि भाई दुबई होकर हमको कराची जाना पड़ रहा, और जो यात्रा 1.5 से 2 घंटे में पूरी की जा सकती, उस यात्रा को पूरा करने में हम लोगों का पूरा दिन चला गया। दिन के वायुयान से दुबई में 1.5-2 घंटा एयरपोर्ट पर ही बैठिए, और वहां का कानून तो जरा ज्यादा कड़ा है, कोई बाहर निकल नहीं सकता। लेकिन एयरपोर्ट ही उन लोगों ने ऐसा बना रखा है, तो देखने में दिखाई पड़ता है कि बहुत काम इंफ्रास्ट्रक्चर में बाहर जो हुआ है और हो रहा है, तो एक पृथक विषय है। तो कराची पहुंच गए, शाम हो गई पहुंचते पहुंचते, लेकिन ये हम लोगों ने उम्मीद नहीं की कि हम कराची पहुंचेंगे तो हवाई अड्डे पर सिंध के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों के साथ, राज्य के मुख्य सचिव और यहाँ डीजीपी कहलाने लगे हैं, पहले आईजी कहलाते थे, अभी भी आईजी ही कहलाते थे। इस तरह से अगवानी करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद रहेंगे, ये हम लोगों की कल्पना और कॉम्प्रिहेंशन के बाहर की चीज थी। और जिस तरह से उन लोगों ने अपनत्व के साथ, स्नेह के साथ और जितना सम्मान दिया, इसके बाद तो अगले दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ। उस दिन तो कोई कार्यक्रम नहीं था, और हम लोगों का कार्यक्रम था कि साहब आज जाएंगे जहां ठहराया गया है, जिस होटल में, वहीं रहेंगे, वहीं भोजन करेंगे, कहीं जाना नहीं। वहां गए तो पता चला कि भाई आज रात का भी भोजन आप अपने कमरे में नहीं कर सकते हैं। आज भी वहां के जो मंत्री, मिनिस्टर इन वेटिंग थे उन लोगों के लिए,
उनकी तरफ से बोझ। अब जल्दी जल्दी तैयार होकर के हम लोग तो अपना रिलैक्स थे कि भाई आज कोई काम नहीं, कल से काम शुरू हो। जो बातचीत करने का अंदाज, और एक नहीं फिर कई लोग आ गए, उनके एमपी आ गए और ऑफिसर्स आ गए, बातचीत, व्यवहार का अंदाज, बातचीत का तौर तरीका वो दिखाती नहीं। मैं अपने 7 दिन के अनुभव पर यह कह सकता हूं कि वो सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, और इस तरह का व्यवहार दिखावे में प्रकट नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं भीतर से ये फीलिंग और ये एहसास जरूर है कि हम एक रहें। अगले दिन तो कायदे आजम साहब के मजार से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कायदे आजम साहब का जो मजार है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और कराची की सबसे ऊंची जगह पर है। कराची समुद्र के किनारे है, आप सब लोग जानते ही हैं, और बहुत बड़ा शहर है, 2.25 करोड़ की लगभग की आबादी है। नेवल हेडक्वार्टर है उनका, इसलिए स्वाभाविक है जो कायदे आजम का मजार है उसका रख रखाव और उसकी देखभाल वहां के नेवी के हाथ में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम फूल चढ़ाने जा रहे हैं तो नेवी के लोग लीड कर रहे हैं और वहां ले जा रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई, उसके बाद औपचारिक रूप से, और फिर एक सेमिनार में सिंध और बिहार में क्या क्या हो रहे हैं, उन्होंने सिंध के बारे में बताया, हमने बिहार के बारे में बताया, और उनके तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारीगण, पॉलिसी बनाने में जो लोग लगे रहते हैं, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, ये सब हर जगह आमंत्रित थे और चर्चा हुई। अगले दिन का कार्यक्रम तो आप सब लोगों को पता ही है। फिर और पहले ही दिन हम लोग जब मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम से मुक्त हुए तो एक मेडिकल एसोसिएशन है वहां, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम है, और वहां हमने देखा कि उनकी चिंता हेल्थ को लेकर काफी, और ये उनकी तरफ से अनुरोध आया था। और जहां तक मेरा स्मरण है 2-3 कार्यक्रम हेल्थ से संबंधित जरूर हुए होंगे हमारे, इंटरैक्टिव। अब वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेकर काफी चिंतित है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे, जिसको कहिए कि खुशी का विषय था, ये विषय तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन जो मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और जो उसके प्रमुख थे, डॉक्टर टीपू सुल्तान उनका नाम था, उनका भी पटना कनेक्शन निकल गया। हाई साहब के रिश्तेदार है, जो सर्जन है डॉक्टर हाई साहब, इनके रिश्तेदार, और वहां पर जो 5 शीर्ष के डॉक्टर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से, और बड़ा उनका नाम हुआ है। वो जिस तरह से लोगों की खिदमत करते हैं, उसमें से 2-3 का बिहार कनेक्शन। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, इस तरह के अनुभव हम लोगों के होते गए, और फिर जब कोई भारत का हो, वहां से आया है वही पर्याप्त है, लेकिन उसमें से जब बिहार के लोग और पटना के लोग मिलने लगे, अब सिंध में जो गवर्नर हैं वो MQM के, उनकी पार्टी MQM, सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और MQM का अलायंस है, तो गवर्नर MQM के, तो
सिंध में तीसरे दिन यात्रा समाप्त करके जब हम लोग उन्होंने लंच दिया था तो बातचीत में ये पता ही नहीं चल रहा था और पता चला कि इस्लामाबाद जाने का फ्लाइट मिस हो जाएगा। उनके सारे स्टाफ और जो भी लोग होते हैं प्रोटोकॉल में लगे हुए थे वो परेशान हो रहे थे। अब उसकी और वजह जो भी हो, उनका एक बेहतरीन जिसको कहिए व्यवहार बातचीत का तरीका और मुख्यमंत्री सिंध के साथ में थे। अब बात होते होते उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ आपके बिहार की। तो हमने पूछा कहाँ की? तो कहा वो नहीं पता। तो उनका एडीसी वो अंदर गया और 2 मिनट में खबर लेकर के आया कि साहब वो पटना की और सब्जी बात। तो खैर उनकी बेगम वहां नहीं थी उन दिनों कराची में। उन्होंने कहा वो रहती तो जरूर यहाँ पर थी, वो रहती। और उन्होंने एक मजाक किया, कहा कि हमने अपने वाइफ को कहा कि तुम्हारे सीएम आने वाले। कौन हमारे सीएम? तो वहां के सीएम कायम अली शाह है। उन्होंने कायम साहब के बारे में कुछ क्या क्या करना चाहे? कह रहे नहीं तुम्हारे बिहार के सीएम आ रहे। तो इस तरह का की चर्चा बातचीत, उसमें एक अपनत्व अपनापन, औपचारिकता की लीक से हट करके अनौपचारिक बातचीत। आप समझ सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच का रिश्ता। एक हम यहाँ बहुत कुछ वहां के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से वहां यहाँ के बारे में सोचा जाता है। और वैसी परिस्थिति में सबसे बड़ी चीज होगी कि औपचारिक रूप से सब कुछ होगा, लेकिन हमने देखा कि औपचारिकता अपनी जगह पर है। मिनट 2 मिनट नहीं बीतता था, हम जहां गए लोग बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो जाते और हम लोगों को लगता था कि कहां बाहर है, तो अपनी ही जगह पर गए। खान पान, बोली, रहन सहन, व्यवहार सब बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा। और फिर एहसास होता था कि अरे ये सब तो एक ही देश का अंग था। बट गया एक अलग बात है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, अब वहां भी हम लोगों के साथ जिनको मंत्री जी को लगाया गया था वो लोकल गवर्नमेंट के मंत्री थे। अब वो कई पुष्ट से उनके परिवार के लोग राजनीति, उनके दादा भी स्पीकर थे, पिताजी भी थे, वो भी मंत्री हैं। और वो भुट्टो परिवार के काफी करीब, बेनजीर भुट्टो के या जरदारी साहब उनके काफी करीब थे। वो हम लोगों के साथ थे, तो कई बातें बताते चलते थे। मैं देखता था कि अक्सर हाँ गाड़ी वही चलाने लगते थे जब कहीं जाना है। खास करके हम अगले दिन कराची से मोहनजोदड़ो के लिए गए, तो मोहनजोदड़ो में फिर एयरपोर्ट तो ऐसा लगता है कि मोहनजोदड़ो का ही जो इलाका है उसी में एयरपोर्ट बना है, ठीक वहीं पर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन पहले हमको ले गए लोग लड़काना, जहां भुट्टो परिवार का घर है। लड़काना में एक गांव है जहां उनका मजार है और बाकी समूचे परिवार के लोगों का। वहां ले गए तो गाड़ी खुद चला है, मेरे ख्याल से 1 घंटा जाने का रास्ता, 1 घंटा आने का। तो आगा साहब खुद गाड़ी चला रहे और बातचीत करते जा रहे। तो हमने देखा कि व्यवहार इसमें काफी अनौपचारिकता, और हमने देखा कि एक अपनत्व का व्यवहार, अपनेपन का व्यवहार ऐसा लग रहा था। कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या खिदमत करें, ये तो एहसास हमेशा था। वहां की सरकार ने भी डेलीगेशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखा था